चैप्टर 96 उसकी यादें इस कमरे में है। बंटी की बातें सुनकर रेहा चिढ़ते हुए बोली, आप भी तो हर दिन नीति भाभी के हाथों का गर्मागर्म ब्रेड पकौड़ा खाते हैं, आज से ब्रेड पकौड़ा बंद। रेहा, अभी तू मुझे सुना रही थी कि मैं बहस करने में लगी हुई हूँ और तू खुद अपने बंटी भैया से बहस करने में लग गई। अब घर नहीं चलना है क्या? शिखा जी प्लीज आप मुझे भैया मत बोलो, आपको आपकी सबसे प्यारी दोस्त की कसम। बंटी भैया, आपको पता भी है इसकी सबसे प्यारी दोस्त मैं ही हूँ, आप मेरी कसम कैसे दे सकते हो? आप लोग अपने नोक झोंक में मेरा कसम खा रहे हो, मुझे कुछ हो गया तो? अब तो कसम दे दिया है, अपनी दोस्त को समझा ले भैया नहीं बोलने के लिए। अगर तुझसे जरा सा भी प्यार होगा उन्हें तो वो भैया नहीं बोलेगी। बंटी मुस्कुराते हुए बोला, जिस पर शिखा चिढ़ उठी। रेहा, अपने भाई को समझा ले, मुझे शिखा नहीं बोलने के लिए, मेरा नाम भावना है, शिखा नहीं। पर मुझे तो शिखा नाम ही अच्छा लगता है, भावना कितना बकवास नाम है, मैं तो शिखा ही बुलाऊंगा। पर मेरा नाम भावना है, आप मुझे शिखा नहीं बोल सकते। आई लव शिखा नेम, कहते हुए बंटी अपनी एक आंखें दबा दिया, जिस पर रेहा और शिखा के मुंह खुले के खुले रह गए। दोनों एक साथ चिल्ला पड़ी, बंटी भैया। बंटी बाहर की ओर भागा, उसके पीछे पीछे रेहा और शिखा भी भागी। कादम्बरी और नवीन घर पहुंच चुके थे। नवीन को उसके कमरे के बाहर छोड़कर, तुम अंदर जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ बढ़िया सा बनाकर लाती हूँ, कहते हुए कादम्बरी वहाँ से किचन की ओर बढ़ी। नवीन अपने कमरे के बाहर खड़ा था, अंदर कदम रखने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। सुहाना की यादें पूरे कमरे में मौजूद थे। नवीन हिम्मत के साथ दरवाजा खोला, तभी उसके सामने वो सारे दृश्य झलकने लगे जो कुछ टाइम पहले उसने सुहाना के साथ किया था। नवीन प्लीज मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे यही रहना है, प्लीज मुझे कहीं मत भेजो, मैं यहाँ सबके साथ मैनेज कर लूंगी, मैं सब ठीक कर दूंगी। सुहाना का रोता गिड़गिड़ाता हुआ चेहरा उसके आंखों के सामने झलकने लगा। तुम्हें समझ नहीं आता एक बार की बातें, तुम्हें यहाँ कोई पसंद नहीं करता, कोई यहाँ चैन से जीने नहीं देगा तुम्हें, तुम चली जाओ सबके लाइफ से, इसी में तुम्हारी और सबकी भलाई है, प्लीज। जैसे जैसे नवीन अपने कमरे के अंदर आ रहा था वैसे वैसे उसे वो सारी चीजें अपने आंखों के सामने झलकने लगे, जिसे सोचकर उसके आंखों से आंसू बहने लगे। एक हाथ में सुहाना का हाथ और दूसरे हाथ में उसके सामान से भरा सूटकेस, जिसे लेकर वो सख्ती के साथ सुहाना को खींचते हुए कमरे से बाहर लेकर जा रहा। सुहाना बुत बनी, उसके आंखों से आंसू बह रहे जो उसके लाचारी और बेबसी की दास्तां व्यक्त कर रहे। ये सारी चीजें नवीन के सामने एक पल में झलकने लगे। सुहाना का रोता गिड़गिड़ाता हुआ चेहरा, उसकी आवाजें, ये सारी चीजें उस कमरे में नवीन के आंखों के सामने झलक रहे थे और उसके कानों में सुहाना की आवाजें जैसे सुनाई दे रही हो। नवीन वहीं घुटनों के बल बैठ गया और अपने दोनों हाथों से अपने कानों के दबाकर चिल्ला पड़ा, सुहाना सुहाना सुहाना। इधर प्लेन में बैठी सुहाना अचानक नवीन के नाम लेकर जग गई। बैठे बैठे उसकी आंखें लग गई थी। जैसे ही अपनी आंखें खोली, खुद को फ्लाइट में देखकर वो फिर से रो पड़ी, अपने दोनों हाथों से अपने मुंह को दबाते हुए, ताकि कोई उसकी आवाजें सुन ना सके। ये तुमने बिल्कुल भी सही नहीं किया नवीन, तुमको अपना मसीहा माना था मैंने, पर तुमने एक पल में ही मुझे पराया कर दिया। तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारी फैमिली इम्पोर्टेंट है, मैं कभी इम्पोर्टेंट थी ही नहीं। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ा सा भी जगह होता तो खुद से दूर नहीं करते। मैंने कहा था मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगी, फिर भी तुमने मुझे मेरे फैमिली से और खुद से दूर कर दिया। जब से तुम मेरे लाइफ में आए हो सिर्फ तकलीफें ही दी है। मैंने तुमसे हेल्प मांगी और तुमने मुझसे मेरी जिंदगी की कीमत मांग ली, मुझे मान लिया, मुझसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लिया। इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को तुमने ही लीगल मैरिज बनाया और सबके सामने मेरी मांग भरी, गले में मंगलसूत्र पहनाया और पत्नी होने का और उस घर के बहू होने का दर्जा दिया। पर कभी अपना प्यार नहीं दे पाए और ना ही अपने दिल में जगह दे पाए। उस घर में कहने को तो मैं तुम्हारी पत्नी थी, पर ये रिश्ता सिर्फ नाम का था। अगर इस रिश्ते में थोड़ी सी भी ताकत होती, तुम्हारी तरफ से थोड़ी सी भी अहमियत होती, तो आज मैं तुम्हारे साथ इंडिया में होती। मैं मानती हूँ कि मेरी वजह से नीति भाभी की ये हालत हुई थी, पर क्या उनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं था? तुमने एक पल में डिसीजन ले लिया कि मुझे इंडिया से और उस घर से दूर चले जाना चाहिए। क्या ये सोल्यूशन है? मैंने कहा था ना कि मैं नीति भाभी को मना लूंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर तुम्हें मंजूर नहीं था। तुम्हें तो बस अपनी मनमर्जी करनी थी। नीति भाभी से मेरा भी रिश्ता है, वो मेरे लिए भी मायने रखती है, पर तुमने कभी भी मुझे उस घर का सदस्य माना ही नहीं। अगर माने होते तो हम साथ मिलकर इस प्रॉब्लम से बाहर निकलते। मुझे इस दुनिया से और किसी के कुछ भी सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ तुम्हारी सोच से, तुम क्या मेरे लिए महसूस करते हो, इन सब से फर्क पड़ता है। मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहती थी, पर तुमने कर दिया। मैं कोई अहमियत नहीं रखती तुम्हारे लिए, कुछ नहीं हूँ तुम्हारी, सिर्फ नाम का रिश्ता है हमारा, और अब वो नाम का रिश्ता भी खत्म हो चुका। जब तुमने इस रिश्ते को निभाना जरूरी नहीं समझा तो मैं क्यों समझूं? अब मेरे तरफ से भी तुम आजाद हो, मैं अब कभी तुम्हारे पास लौटकर नहीं आऊंगी। ये कहते हुए सुहाना फनफक कर रो पड़ी।
पिक्चर 97 क्यों आज वो इतना खास लग रही है। अंधेरा कमरा जहाँ हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। कमरा बहुत बड़ा था जहाँ एक और सोफे लगे हुए थे। एक सिंगल सोफे पर बैठा विराज अपने सामने दीवार पर टंगी हुई फोटो को बड़े ही ध्यान से देख रहा था। उस फोटो में फूलों के हार भी लगे हुए थे। वो फोटो मिहिरा के थे। उन फोटो की ओर देखते हुए विराज खड़ा हुआ और जोर जोर से हंसने लगा। मिहिरा, अगर आज तुम जिंदा होती तो मैं तुम्हें एक बार फिर से मार देता, क्योंकि तुम जीना डिजर्व नहीं करती हो। तुम्हारे लिए सिर्फ मौत बना है। वैसे आज तुम जहाँ होगी वहाँ बहुत दुखी होगी। दुखी इसलिए होगी तुम्हारी माँ और बहन तुम्हारे पास आते आते आ नहीं पाए, इसलिए तुम्हें बुरा लग रहा होगा। कोई बात नहीं मिहिरा, बहुत जल्द उन्हें तुम्हारे पास भेज दूंगा। आखिर तुम मेरी प्रेमिका जो थी, इस नाते थोड़ा सा तो तुम्हारे बारे में सोच ही सकता हूँ। खैर, श्रेया से मैंने बहुत प्यार किया पर उसने तो कोई और आंशिक खोज लिया। पर कोई बात नहीं, बहुत जल्द मैं श्रेया को तुम्हारे पास भेज दूंगा। ज्यादा तुम्हें इंतजार नहीं करना होगा, बस कुछ ही दिनों की बात है। उसके बाद श्रेया तुम्हारे पास होगी, वहाँ तुम दोनों बहनें आराम से रहना। बहुत जल्द श्रेया को मैं तड़पा तड़पा कर मारूंगा। उसने मुझे धोखा दिया है, उसके साथ साथ उसके पूरे खानदान को मौत के घाट उतारूंगा। जो विराज लूथरा को नहीं मिल सकता वो कोई और भी नहीं ले सकता। इधर हॉस्पिटल में श्रेया रजत से बातें कर रही थी। उसे भी रजत से बातें करना अब अच्छा लग रहा था। डॉक्टर ने उन लोगों को 1-2 दिन और वहां रुकने के लिए बोला, क्योंकि साधना और श्रेया दोनों को गोलियां लगी हुई थी, इसलिए उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलना जरूरी था। लखन जी और गौरव डॉक्टर से बातें करके आए तो देखा कि रजत और श्रेया आपस में बातें कर रहे हैं। उन्हें देखकर थोड़ी हैरानी हुई। रजत का ध्यान जैसे ही उस ओर गया तो वो वहाँ से अलग हट गया। अंकल, क्या कहा डॉक्टर ने? श्रेया और आंटी जी को डिस्चार्ज कब तक मिल जाएगा? 1-2 दिन और यहाँ रुकना होगा। अभी ये लोग पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। वैसे बेटा, अब तुम्हें भी घर जाकर आराम करना चाहिए। वैसे भी यहाँ हम लोग हैं श्रेया और साधना बहू के पास। जी अंकल, मैं थोड़ी देर में निकलता हूँ। वैसे अगर कोई लिंक हो तो आप लोग तुरंत हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा, मैं यहाँ आ जाऊँगा। थैंक यू बेटा, तुमने हमारे लिए और हमारी बेटी के लिए पहले ही अपनी जान खतरे में डाल ली है। अब हम नहीं चाहते कि तुम्हारे साथ और कोई प्रॉब्लम हो। नहीं अंकल, उस माफिया गैंग की नजर आपके पूरी फैमिली पर पड़ चुकी है, इसलिए आप सबको सावधान रहना जरूरी है। वो दोबारा अटैक कर सकता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा भी आपको कुछ ऐसा लगे आप तुरंत हमें बताइएगा। ठीक है, अपना नंबर दे दो। रजत अपना नंबर दे दिया और वहाँ से चला गया। रजत के वहाँ से जाते ही श्रेया थोड़ी उदास हो गई। लखन जी और गौरव ये सारी चीजें नोटिस कर रहे थे, पर उन्होंने कुछ कहा नहीं। नवीन के चिल्लाने की आवाज सुनकर कादम्बरी भागते हुए उसके कमरे में आई। सामने का नजारा देखकर वो हैरान थी। नवीन फर्श पर बैठा अपने दोनों हाथों से अपने कानों के बंद किया हुआ था। उसके आंखों से फिर से आंसू बह रहे थे। कादम्बरी भागते हुए आकर उसे गले से लगा ली। क्या हुआ नवीन, तू फिर से रो रहा है? आखिर बात क्या है? कुछ बताएगा तब तो हम कोई सोल्यूशन निकाल पाएंगे। कुछ बता नहीं रहा है, सिर्फ रोए जा रहा है। तुझे पता भी है तेरी ये हालत देखकर मुझ पर क्या बीत रही है, मैं खुद को कैसे संभाल रही हूँ। कादम्बरी की बातें सुनकर नवीन उसे दूर हटा और अपने आंसू पोंछते हुए बोला, आई एम सॉरी मॉम, मेरे वजह से आपको हट हो रहा है, बट डोंट वेरी, अब मैं आपको दोबारा हट नहीं होने दूंगा। नवीन, ये क्या बोल रहा है तू? मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी प्रॉब्लम मुझे बताए, मैं पूरी कोशिश करूँगी उसे सॉल्व करने की। तू एक बार भरोसा करके तो देख। कादम्बरी की बातें सुनकर नवीन किसी सोच में डूब गया। कादम्बरी उसे बेंच पर आराम से बैठाए और खुद उसके बगल में आकर बैठ गई। उसकी आंखों से आ रहे आंसुओं को पोंछते हुए वो बोली, बताना बेटा क्या बात है? ऐसी कौन सी बात है जो तुझे इतना परेशान कर रही है? मैं तेरे साथ खड़ी हूँ, हम दोनों मिलकर सब ठीक कर लेंगे। कुछ नहीं मॉम, बस ऐसे ही किसी की याद आ गई थी, इसलिए आंखों से आंसू आ गए। तो क्या तू अभी तक उसके लिए ही रो रहा है? नहीं मॉम, ये आंसू उसके लिए नहीं थे, ये आंसू किसी खास के लिए थे जो अभी मुझसे बहुत दूर चला गया है। मुझे नहीं पता कि मैं उसके लिए क्या फील करता हूँ, मुझे नहीं पता कि आज क्यों उसकी इतनी याद आ रही है। कुछ भी तो नहीं थी वो मेरे लिए, फिर आज क्यों वो इतना खास लग रही है कि मैं उसके बिना रह नहीं पा रहा। क्यों आज उसके दूर जाने पर मेरा दिल तड़प उठा है, क्यों उसे दूर होकर नहीं रह पा रहा मैं, क्यों आज वो इतना खास हो गई है मेरे लिए। नवीन की बातें सुनकर कादम्बरी का दिमाग जैसे घूम गया था। नवीन, तू आज भी अपने पास में ही जी रहा है या फिर तेरे लाइफ में कोई और आ गया है? मॉम, मैंने कहा ना, ये आंसू किसी और के लिए है। मुझे नहीं पता कि जो मेरे लाइफ में आए है वो मेरे दिल में है या नहीं, पर फिर भी ना जाने क्यों आज उसकी कमी बहुत महसूस हो रही है। तू सुहाना की बात कर रहा है? हाँ मॉम, वो तो तेरे साथ ही है ना, फिर उसकी कमी तुझे क्यों महसूस हो रही है? वो मेरे पास नहीं है। तेरे पास नहीं है तो कहाँ है?
कादम्बरी हैरानी से पूछी। 98 सुहाना पहुंची न्यूजीलैंड। सुहाना तेरे पास है ना, फिर तुझे उसकी कमी क्यों महसूस हो रही है? मॉम, वो मेरे पास नहीं है। तेरे पास नहीं है तो कहाँ है वो? मॉम, मैंने उसे बहुत दूर भेज दिया, इस घर से, इस शहर से, इस देश से, सबसे बहुत दूर भेज दिया। कहीं तूने उसकी जान तो नहीं ले ली? नवीन, सच सच बता मुझे, तूने गुस्से में उसके साथ कुछ गलत तो नहीं किया? कादम्बरी की बातें सुनकर नवीन के आंखों से आंसू बहने लगे। बहुत गलत क्या है, बहुत ज्यादा गलत क्या है उसके साथ, पर मैं क्या करता, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। जब से उसे पता चला कि उसकी बहन को किसी ने मार दिया है, उसकी दिमाग हालत खराब हो गई। बार बार वो सुसाइड करने की कोशिश की। इन्हीं सब वजह से नीति भाभी के साथ ये हादसा हो गया। नीति भाभी ने सुहाना को बचाने के लिए खुद उसके आगे आ गई। कादम्बरी ये सब सुनकर हैरान थी, पर नवीन अपनी बातें जारी रखा। मॉम, नीति भाभी को जब पता चला कि वो प्रेग्नेंट थी और उनका बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही ये दुनिया छोड़कर जा चुका है, वो इन सब का जिम्मेदार सुहाना को मानने लगी। नवीन, यहाँ नीति गलत नहीं है। आखिर उसने सुहाना के लिए अपने बच्चे को खो दिया। कोई भी माँ ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मैं समझता हूँ माँ, इसलिए मैंने इन सारे बातों को ध्यान में रखते हुए और सुहाना की दिमागी हालत को देखते हुए उसे यहाँ से दूर भेज दिया। शायद माहौल बदले और उसके लाइफ में थोड़ी सी चेंजिंग आए। तूने कुछ भी गलत नहीं किया है, बस तू खुद को संभाल। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, तू कभी कुछ भी गलत कर ही नहीं सकता है। बस तू हिम्मत रख, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे ही नीति की हालत में सुधार हो जाएगी तू सुहाना को वापस बुला लेना। नहीं मॉम, सुहाना अब वहाँ से वापस इतनी जल्दी नहीं आएगी। मैंने उसके लिए कुछ और सोच रखा है और वो वही करेगी। हाँ, उसकी कमी महसूस हो रही है मुझे, बट डोंट वेरी, एक बार वो बन जाए जो मैं चाहता हूँ, फिर मुझे उसकी फिक्र करने की जरूरत ही नहीं होगा। उसे बिछड़कर तकलीफ हो रही है, पर उसे आगे बढ़ता देखकर मुझे खुशी भी होगा। उसे एक कमजोर लड़की नहीं बनाना चाहता जो बात बात पर डर जाए, सुसाइड करे, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं। कादम्बरी उसकी बातें सुन रही थी। बहुत ही मुश्किल से उसे शांत करवाए और थोड़ा सा खाना खिलाकर सुला दिया। पूरी रात वो वही उसके पास ही बैठी रही ताकि वो फिर से रोने ना लगे। नवीन पूरी तरह से बच्चा बन गया था, पर कादम्बरी एक माँ की तरह अपना पूरा फर्ज निभा रही थी। इधर सुहाना न्यूजीलैंड पहुंच चुकी थी। जैसे ही वो फ्लाइट से बाहर एयरपोर्ट पर आई तभी उसे अपने नाम के बोर्ड दिखाई दिया, जिस पर लिखा हुआ था वेलकम टू न्यूजीलैंड सुहाना। जहां दो 24-25 साल के युवक जिन्होंने ब्लैक जैकेट, शर्ट और जीन्स पहने हुए थे, आंखों में ब्लैक सनग्लास लगाए हुए थे, शक्ल से वो वही के लग रहे थे। उन्हीं के उम्र की दो लड़कियां भी दिखाई दी जिनके हाथों में फूलों के बुके थे। सुहाना अपना सूटकेस लिए उन लोगों की ओर बढ़ी। व्हाइट कलर के लान फ्रांक सूट, लेफ्ट हैंड में स्मार्ट वॉच, राइट हैंड में डायमंड के ब्रासलेट, कानों में डायमंड के छोटे छोटे बूंदे, गले में मंगलसूत्र, मांग में हल्के सिंदूर, माथे पर व्हाइट नग के बिंदी, चेहरे पर कोई मेकअप नहीं, फिर भी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। रोने की वजह से आंखें सूज गई थी, जिस पर सुहाना ने सनग्लास पहन लिए थे ताकि उसके आंखों के आंसुओं को कोई देख न सके। वो सभी सुहाना को ऊपर से नीचे तक देखते हुए, वेलकम मैम, आई होप आपको यहाँ आने में कोई प्रॉब्लम ना हुई हो। उनमें से एक ने आगे आकर सुहाना का सूटकेस ले लिया। मैम, हमारा कार वहाँ है। सुहाना बिना कुछ बोले चुपचाप आकर कार में बैठ गई। वो चारों भी आकर उस कार में बैठ गए। एक ड्राइवर वाले सीट पर बैठ गया और दूसरा उसके बगल में बैठ गया। बाकी दो लड़कियां पीछे सुहाना के पास बैठी हुई थी। सुहाना किसी से कोई बात नहीं कर रही थी। जो ड्राइवर वाले सीट पर बैठा हुआ था उनका नाम जैकी था, उसके बगल वाले का जॉनी। उन दोनों लड़कियों में एक का नाम शैली और दूसरे का नाम जस्सी था। सुहाना गुमसुम बैठी हुई थी, खिड़कियों से बाहर देख रही थी। उसे किसी से कोई मतलब नहीं था। तभी जैकी कार स्टार्ट किया, मिरर को अपनी ओर कर लिया। उसमें सुहाना का चेहरा वो साफ देख पा रहा था, कैसे वो गुमसुम और उदास थी। जैकी कार स्टार्ट किया और फुल स्पीड के साथ लेकर चल पड़ा। कुछ ही देर में बड़े से बंगलों के बाहर आकर उनकी कार रुकी। जस्सी और शैली जल्दी से बाहर आए और आकर कार का दरवाजा खोला। सुहाना बाहर आए। उस बंगलों को देखकर वो बहुत ही हैरान थी। तभी जैकी और जॉनी उसके सामने आकर, वेलकम मैम, ये बंगलो आपका है, आज से आप यही रहेगी। कैसा लगा आपको ये बंगलो? सुहाना उनके बातों का कोई जवाब नहीं दी और चुपचाप अंदर जाने लगी। वो चारों उसके पीछे पीछे आए। नवीन जो बॉडीगार्ड भेजा हुआ था वो भी दूर इन लोगों पर नजर रखे हुए थे। सुहाना जैसे ही अपना कदम उस बंगलों के अंदर रखी तभी ऊपर से ढेर सारे फूल उस पर बरसने लगे, जिस पर सुहाना को हैरानी हुई, पर उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। जैकी उसे उदास देखकर थोड़ा परेशान हो गया। सुहाना मैम, क्या आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई चीज आपको पसंद नहीं आ रही है तो आप बेझिझक मुझसे बता सकती है। मैं आपका सेक्रेटरी जैकी। जैकी अपना हाथ आगे बढ़ाया। सुहाना उसके हाथों की ओर देखते हुए, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों ने जितना भी किया है सब बहुत अच्छा है।
ये सारी चीजें मुझे बहुत अच्छा लगा। जब आपको ये सब अच्छा लग रहा है फिर आप उदास क्यों हैं? एनी प्रॉब्लम जैकी? मैंने कहा ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस तुम मुझे मेरा रूम दिखा दो, मुझे कुछ देर रेस्ट करनी है, बहुत ज्यादा थक गई हूँ। ऑफ कोर्स मैम, चलिए। 99 श्रेया हुई घायल। श्रेया नींद में थी, तभी उसे अपने चेहरे पर किसी का स्पर्श महसूस हुआ। उसने तुरंत अपनी आंखें खोल दी। सामने वाले शख्स को देखकर उसके मुंह से चीखें निकलती उससे पहले ही उसने तुरंत उसके मुंह पर अपना हाथ रखकर कसकर दबा दिया। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि विराज लूथरा था। श्रेया उसे देखकर बहुत ज्यादा घबरा गई थी। उसने अपनी नजरें चारों ओर घुमाकर देखा। वहाँ उसके पापा और ताऊजी नहीं थे। बगल वाले बेंच पर उसकी माँ थी जो नींद में थी। रीचा उनके पास बैठी हुई थी और वही उनके बेंच पर सर रखकर सो गई थी। विराज उसकी नजरों को भांपते हुए हंसने लगा। श्रेया मेरी जान, बहुत बड़ा धोखा दिया तुमने। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम सिर्फ मेरी हो, पर तुम ये बात भूल गई, या यूं कहूँ कि ये बात भूला देना चाहती थी। अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुम्हें उस हरामजादे का भी नहीं होने दूंगा। सबसे पहले मैं उसे मारूंगा तुम्हारे आंखों के सामने, उसके बाद तुम्हें मारूंगा, क्योंकि विराज लूथरा का एक वसूल है। वो गंदी चीजों को हाथ नहीं लगाता। तुम गंदी हो चुकी हो, उस हरामजादे ने तुम्हें गंदा कर दिया है। मैं गंदी चीजों को हाथ नहीं लगाता। विराज की बातें सुनकर श्रेया के आंखों से आंसू बहने लगे। उसके एक हाथ में गोली लगी हुई थी जिस वजह से वो अपना हिला तक नहीं पा रही थी। दूसरे हाथों से वो उसका हाथ हटाने की कोशिश कर रही थी जो उसके मुंह पर रख कर दबाया हुआ था। वैसे श्रेया, सबसे पहले मैंने मेहरा को मारा, उसके बाद शिखा को भी गायब कर दिया। सोचा था कि तुम्हारे साथ अच्छे से लाइफ बिताऊंगा, पर तुम तो धोखेबाज निकली। चलो कोई ना, तुम ना सही, तुम्हारी बहन रीचा ही सही। कहते हुए विराज अपनी एक आंखें दबा दी। विराज की बातें सुनकर श्रेया गुस्से से बौखला उठी और एक जोरदार थप्पड़ उसके गालों पर जड़ दी। अपने एक हाथों से ही उसे धक्का दे दिया जिससे वो नीचे गिर पड़ा। ना जाने कहां से उसके शरीर में इतनी फुर्ती आ गई थी। विराज गुस्से से अपना गन निकालकर उसकी ओर पॉइंट कर दिया। श्रेया बिना डरे गुस्से से उस पर चिल्ला पड़ी, कुत्ते, सुअर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के बारे में इतनी घटिया बातें बोलने की और सोचने की? तेरी दुश्मनी मुझसे है, इन सब में मेरी बहन को घसीटा ना तो तेरी जान ले लूंगी। श्रेया की बातें सुनकर विराज के होठों पर एक डेविल स्माइल आ गई। लगता है तुम्हें भी मुझसे प्यार हो गया है, तभी तो मुझे किसी और के साथ सुनकर तुम बेचैन हो उठी। तू प्यार के मतलब भी जानता है? तुझ जैसे घटिया इंसान जो एक तरफ मुझसे प्यार करने का दावा करता है और दूसरी तरफ मेरी छोटी बहन पर गंदी नजर डालता है। प्यार तो एक इंसान से ही होता है, पर तू न जाने कितने लड़कियों को अपना शिकार बनाया और उन सबसे प्यार करने का दावा किया। ये प्यार है? एक बात कान खोलकर सुन ले, अगर मेरी बहन की ओर अपनी गंदी निगाहें डाली ना तो तेरी आंखें नोच लूंगी। पहले तो मैंने यूं ही कह दिया था, पर अब हकीकत में ऐसा करूंगा। तेरी बहन को तेरे सामने वो सब करूंगा जो तेरे साथ सोचा था। देखता हूँ क्या बिगाड़ लेती है तू। श्रेया गुस्से से उसका गिरेबान पकड़ लेती है। जैसे ही अपना दूसरा हाथ उठाए उसके मुंह से चीखें निकल गई और वो वही बेहोश होकर गिर पड़ी। विराज अपना गन पॉकेट में रख लिया और उसकी ओर देखते हुए, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि रीचा के पास जाने से तू पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में आ जाएगी। इतने दिनों से जो काम मैं नहीं कर पा रहा था उसे तुमने बहुत ही आसान बना दिया। तभी उसकी निगाहें रीचा पर गई जो बैठे बैठे सो गई थी। विराज उसके पास आया और उसके बालों को टच करते हुए, साली साहिबा, आप तो पूरी तीखी मिर्ची हो, आपका अंदाज तो मुझे और भी ज्यादा घायल करेगा। वैसे चारों बहनें एक से बढ़कर एक हैं। बेचारी दो को तो मैंने हटा दिया, अब दो बची हुई है तो थोड़ा सा इनके साथ भी खेलता हूँ। वैसे घरवाली के साथ एक साली फ्री। ये सोचते हुए विराज हंस पड़ा। तभी उसे किसी की आने की आहट महसूस हुई और वो तुरंत वही बिस्तर के नीचे छिप गया। तभी कोई अंदर आया। विराज हल्का सर उठाकर देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि रजत था जो श्रेया को देखने आया था। रजत को देखकर विराज गुस्से से बौखला उठा। रजत श्रेया के पास आकर देखा तो वो घबरा उठा। श्रेया के हाथों से खून बह रहे थे और वो बेहोश हो चुकी थी। रजत घबराते हुए बाहर डॉक्टर को बुलाने चला गया। तभी विराज वहाँ से निकल गया। डॉक्टर को लेकर रजत वहाँ पहुँचा। डॉक्टर ने श्रेया को देखा तो वो हैरान रह गए। डॉक्टर, अचानक इसके हाथों से खून कैसे बह रहे हैं? कल रात तक तो ठीक थी, फिर आज ये सब कैसे? यही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। अभी कुछ देर पहले ही हम इनका चेकअप करके बाहर गए थे, फिर ये सब कैसे हो सकता है? लगता है किसी ने इन पर हमला करने की कोशिश की है, वरना सुबह तक ये ठीक थी, कोई इशू नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है? हॉस्पिटल आप लोगों के अंडर में है और आप लोग पेशेंट की सेफ्टी के प्रति इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? कोई भी बाहर वाला आता है और हमला करके चला जाता है, इसका रिस्क कौन लेगा? रजत गुस्से से डॉक्टर पर बरस पड़ा था। रजत के आवाज से रीचा की आंखें खुल गई। वो हैरानी से रजत को देख रही थी जो डॉक्टर पर चिल्ला रहा था।
ऋचा उठकर उसके पास आई। क्या हुआ? सुबह सुबह आप इतना शोर क्यों कर रहे हैं? यह पेशेंट है, उन्हें डिस्टर्ब हो रहा है। ओह रियली? और उस पेशेंट के बारे में क्या बोलोगी जो घायल पड़ा हुआ है? श्रेया की ओर इशारा किया। श्रेया को घायल देखकर ऋचा भी हैरान रह गई। तुम तो यहाँ मौजूद थी ना, फिर कैसे कोई यहाँ आया और तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारी बहन पर हमला करके चला गया और तुम कुछ नहीं कर पाई, यहाँ तक कि किसी को आवाज लगाकर हेल्प के लिए भी नहीं बुलाई? मुझे कुछ नहीं पता यहाँ क्या हुआ है। मेरी आंख लग गई थी, पूरी रात मैं सो नहीं पाई थी, इसलिए सुबह में थोड़ी आंख लग गई। इन सॉरी, अगर मेरे आंखों के सामने ये सब होता तो मैं कभी उन्हें नहीं देती। जब 100 सुहाना की कमी। इन सॉरी, मेरे आंखों के सामने ये सब होता तो मैं ये उन्हें नहीं देती। क्या हुआ? लखन जी और गौरव अंदर आते हुए उन दोनों से पूछे। पापा, वो श्रेया दी पर किसी ने हमला कर दिया है, ऋचा मायूसी से बोली। क्या? किसी ने हमला कर दिया? किसने किसने किया ये सब? तुम यहाँ थी ना, फिर कैसे हो गया? गौरव जी घबराते हुए बोले। इन सॉरी पापा, मेरी आंख लग गई थी इसलिए मुझे पता नहीं चला। गौरव जी आकर श्रेया को देखे, उसके हाथों से खून बह रहा था, श्रेया को होश नहीं था। डॉक्टर, आप लोग देख क्या रहे हैं? ट्रीटमेंट शुरू कीजिए, मेरी बच्ची की सिचुएशन इतनी खराब है और आप लोग। गौरव जी गुस्से से चिल्ला पड़े। डॉक्टर इमीडिएटली ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिए। इधर राठौर हाउस में नीति और बाकी सभी घर आ चुके थे। अर्नब उसे लेकर अपने कमरे में था। एक पल के लिए भी नीति को अकेला नहीं छोड़ रहा था। नीति उदास बेन पर लेटी हुई थी, अर्नब उसके पास बैठा हुआ था। नीति के उदास चेहरा उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। नीति, हाँ, तुम ऐसे उदास रहोगी तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं है। अर्नब जी, मैं जानती हूँ कि मैं आपके लिए कितना मायने रखती हूँ, पर मेरी भी तो तकलीफें समझिए। मैंने अपना बच्चा खोया है, वो भी ऐसे हालात में जहाँ मुझे पता ही नहीं था कि मैं माँ बनने वाली हूँ। एक दिन के लिए भी मैं अपने बच्चे को महसूस तक नहीं कर पाई। ये कहते हुए नीति के आंखों से आंसू बहने लगे। अर्नब उसके आंखों में आए आंसुओं को पोंछते हुए उसके माथे को चूम लिया। नीति, वो मेरा भी बच्चा था, मुझे भी तकलीफें हो रही है, पर तुम्हारी ऐसी कंडीशन नहीं है। तुम्हारे लिए स्ट्रेस जानलेवा हो सकता है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। अर्नब की बातें सुनकर नीति उसके सीने से लग गई और रो पड़ी। तभी उनके कमरे में रेहा, बंटी, शिखा और खुशी धड़ाधड़ से अंदर आ गए। उन सबको एक साथ देखकर नीति और अर्नब एक दूसरे से अलग हटे। तुम सब यहाँ? अर्नब हैरानी से पूछा। क्यों, हम लोग यहाँ नहीं आ सकते? नीति भाभी पर सिर्फ आपका अधिकार है, बंटी उसका टांग खींचते हुए बोला। मैंने ऐसा तो नहीं कहा, वैसे तुमने गर्ल्स ग्रुप कब से ज्वाइन किया? अर्नब की बातें सुनकर सभी हंस पड़े। नीति के होंठों पर भी स्माइल आ गई। ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं क्यों गर्ल्स ग्रुप ज्वाइन करूँगा? आप भी ना सबके सामने मेरा मजाक उड़ा देते हैं। मेरे पास भी थोड़ी सी इज्जत है, थोड़ा सा तो समझा करो। क्यों भाभी, सही कहा ना? नीति जवाब में बस स्माइल कर दी। आपने बिल्कुल सही कहा, ये बंटी भैया आजकल सिर्फ हमारे आगे पीछे करते रहते हैं। मना करो तो मेरी सहेलियों की कसम दे देते हैं। रेहा हंसते हुए बोली। रेहा की बातें सुनकर अर्नब उसे घुरा, जिस पर बंटी घबराते हुए, नहीं नहीं भैया, ये झूठ बोल रही है। रेहा, तूने झूठ बोलना कब से सीख लिया? तू तो सच की मूर्ति थी, फिर तुझे झूठ बोलना किसने सिखा दिया? बंटी शिखा की ओर देखते हुए बोला, जिस पर शिखा चिढ़ उठी। मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ, ये बात सब जानते हैं। और रही बात सिखाने की, मुझे झूठ बोलना कोई नहीं सिखा सकता। भावना हमेशा सच बोलती है, इसलिए तो हम दोनों एक दूसरे के सबसे प्यारे दोस्त हैं। वैसे मुझे क्या करना होगा इनसे दोस्ती करने के लिए? बंटी शिखा की ओर देखते हुए बोला, जिस पर शिखा उसे घूरने लगी। देखा भैया, यही वजह है कि बंटी भैया हमेशा हमारे आगे पीछे करते हैं। अब आप ही समझाओ। आप और नवीन भैया एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन रहे, पर ये बंटी भैया लड़कियों के चक्कर में खुद को बर्बाद कर लेंगे। इन्हें हमेशा कोई ना कोई लड़कियां पसंद आती रहती है, और वो तब तक पसंद रहती है जब तक वो इन्हें पसंद ना कर ले। एक बार वो बंटी भैया को पसंद कर लेती है, उसके बाद बंटी भैया को कोई दूसरी पसंद आ जाती है। इस पूरे घर में हम चारों ही हैं जो अभी कॉलेज में हैं, बंटी भैया, खुशी, नैनी और मैं। अब आप ही समझाओ इन्हें। रेहा की बातें सुनकर अर्नब अपने बेन से नीचे उतरा। तभी नीति उसका हाथ पकड़ ली और आंखों के इशारे से पूछी, जिस पर नवीन उसे रिलैक्स रहने का इशारा किया और बंटी के पास आया। बंटी तो जैसे घबरा गया था। बंटी, आजकल बहुत शिकायतें सुन रहा हूँ तुम्हारी, क्या विचार है तुम्हारा करियर को लेकर? अर्नब भैया, आप किसके बातों में आ रहे हो? ये रेहा को मेरे खिलाफ कोई कान भर रहा है, इसलिए वो ऐसा बोल रही है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, आप चलकर मेरा रिजल्ट देख सकते हो, कितना बढ़िया रिजल्ट रहा मेरा। अर्नब उसकी बातें सुनते हुए, क्या किया जाए? मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? भैया, खल्लास कर दिया जाए।
रेहा बंटी को चिढ़ाते हुए बोली, जिस पर बंटी मन ही मन, रेहा की बच्ची तुझे छोड़ूंगा नहीं। कोई ना बंटी, अर्नव उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला। बंटी एक बात बता। हाँ भैया पूछिए, तुझे कोई लड़की सीरियसली पसंद आई है? भैया आप रेहा की बातों में मत आइए, वो जानबूझकर ये सब बातें बोली है ताकि मेरे दोस्ती का भी चांस खत्म हो जाए। पर तू दोस्ती करना किसे चाहता है? किसी से नहीं, बस ऐसे ही मुंह से निकल गई। अरे बंटी तेरा बड़ा भाई हूँ, मुझसे अपनी दिल की बातें शेयर नहीं करेगा तो और किसे करेगा? चल बता कौन है वो लड़की जो तुझे पसंद आई है? अर्नव की बातें सुनकर बंटी की नजर शिखा पर जाकर ठहर गई। शिखा उसे देखकर अपनी नजरें दूसरी ओर कर ली। नीति ये सारी चीजें नोटिस कर रही थी। अर्नव भैया फिलहाल तो मुझे कोई पसंद नहीं है, पर जब ऐसा होगा तो मैं सबसे पहले आपको ही बताऊंगा। गुड, ये हुई ना बात। अर्नव उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, जिस पर बंटी मुस्कुरा दिया। इधर नवीन की आंखें खुली तो उसकी नजरें अपने बगल के सीट पर गई जो खाली थी। वो सीट सुहाना का था। सुहाना की कमी हर पल नवीन को महसूस हो रहा था। नवीन उठकर बैठ गया। सामने घड़ी की ओर उसकी नजरें गई जिसमें सुबह के 8 बज रहे थे। आज पहली बार वो इतना लेट उठा था। रात को उसे काफी बेचैनी महसूस हो रहा था। सुहाना की यादें उसे हर पल तड़पा रही थी। रोने की वजह से उसकी आंखें सूज गया था। कादम्बरी बहुत मुश्किल से उसे शांत करवा कर सुलाई थी। पूरी रात उसके पास बैठी रही ताकि वो फिर से उठकर चीखने चिल्लाने न लगे।